Good afternoon, guys. Today we'll be learning about atomic mass. Now, अब तक तो हमें ऑलरेडी पता चल ही चुका है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से कि एटॉमिक मास आया कहाँ से। अगर जिनको नहीं पता तो थोड़ा रिकैप करवा देते हैं कि डाल्टन ने अपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला था कि अगर कोई सेम टाइप का एलिमेंट है जैसे कि कार्बन, तो कार्बन के हर एक एलिमेंट का एक मास होगा जो कि सेम होगा और एक उनके जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो भी सेम ही होंगे। और इसी के साथ डाल्टन ने क्या बोला था कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे जो हैं, इन सब के भी जो एटम्स हैं इन सब के भी मास होंगे, लेकिन वो डिफरेंट होंगे। और उसी के साथ इन सब के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे, वो उनके एटम्स जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो जो मास, एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आया डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इसको हम डिफाइन कैसे करें या फिर इसको मापे कैसे। तो डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में ये भी बोला था कि एटम्स आर वेरी टाइनी, स्मॉल, मतलब कि उनको हम इतने छोटे हैं कि उनको हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। तो जब इतने छोटे हैं जिनको हम देख ही नहीं सकते तो फिर उनका हम मास मापे कैसे। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का आंसर देने के लिए साइंटिस्ट ने पहले सोचा कि एक रिलेटिव मेथड लेते हैं। रिलेटिव मतलब वो रिश्तेदार वाला रिलेटिव नहीं, यहाँ पे एक एलिमेंट के, एक एटम के रिस्पेक्ट पे दूसरे एलिमेंट के दूसरे एटम की मास को मापने की बात किया गया है यहाँ पे। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले, वैसे ये एग्जाम्पल वैसे जो मैं लेने वाला हूँ अभी ये एनसीईआरटी में भी है, तो वहीं से लेते हैं कि अगर हम कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं तो देखा गया है कि 3 ग्राम जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के 4 ग्राम के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल यूनिटरी मेथड जो बचपन में हम पढ़े थे मैथ में उसको हम अप्लाई करें, तो अगर 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करेगा, कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे, 4/3। तो इसको हम डेसिमल में लेते हैं तो राफली आएगा 1.33 ग्राम। तो ये जो प्रोसेस है ये एक रिलेटिव प्रोसेस है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि कार्बन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता और मैक मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिर्फ एक कार्बन एटम सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करता भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि दूसरा क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का है एक दूसरा कंपाउंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ज़्यादा प्रिवेलेंट है रैदर देन कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे ही अगर हम ऑक्सीजन के परस्पेक्टिव से देखें तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाता है। अब कार्बन के रिस्पेक्ट पे ऑक्सीजन का जितना मास आ रहा है, ऑब्वियसली मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट पे ऑक्सीजन का उतना मास आएगा नहीं। वैसे ही हम अगर कार्बन के रिस्पेक्ट पे देखें परस्पेक्टिव से, तो कार्बन भी सल्फर के साथ मिलके बनाता है कार्बन डाइसल्फाइड CS2। तो अब ऑक्सीजन के हिसाब से यहाँ पे अगर 1.33 ग्राम है ऑक्सीजन का, तो इसके हिसाब से अगर हम सल्फर का मापने जाएँ कार्बन के रिस्पेक्ट पे तो उसमें भी दिक्कतें आ जाएंगी। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी और ये मेथड भी उतना रिलायबल था नहीं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने बोला कि चलो छोड़ो, ऐसे रिलेटिव मेथड को नहीं चाहिए, हम एक दूसरा सिंपल प्रोसीड्यूर लेते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट मतलब यहाँ पे हम मेटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जनरली नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। और साइंटिस्ट ने टू बी प्रिसाइज ऑक्सीजन को लिया था, क्योंकि ऑक्सीजन का रिएक्टिविटी काफ़ी हद तक बहुत सही है, बहुत एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, करके कंपाउंड देता है। तो ऑक्सीजन को अगर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से मान के चले, मतलब ऑक्सीजन के हिसाब से अगर हम एक स्केल बनाएं, तो उस स्केल में लगभग सभी एलिमेंट्स का मास आ जाना चाहिए था। यह साइंटिस्ट का दावा था उस टाइम पे। लेकिन इसमें भी दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या था, तो एक टर्म अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, इसको अभी जब याद रख लेना, वीडियो के ख़त्म होने से पहले मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। एक टर्म है आइसोटोप। ये आइसोटोप क्या चीज़ है, नहीं है, कैसे आता है, क्यों आता है, ये सब थोड़ी देर में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको थोड़ा दिमाग में रख देते हैं कि ये जो टर्म है ना आइसोटोप, ये ऑक्सीजन के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन गया। इसकी वजह से ये ऑक्सीजन वाला जो स्केल था ये भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाया। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया,
अब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि रिएक्टिव एलिमेंट तो ठीक है, लेकिन रिएक्टिव एलिमेंट होने से हमारा काम बन नहीं रहा है, जैसे कि यहाँ पे बना नहीं था। तो फिर ऐसा एक एलिमेंट लेते हैं जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब जिसका बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। वैसे एक लिहाज से देखा जाए तो इसी को हम रिएक्टिविटी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक और चीज़ भी अलग है। ऑक्सीजन, जैसे कि हमें पता है, ऑक्सीजन सिर्फ दो ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट लिया जाए जो कि दो से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, तो फिर क्या होगा? तो उस लिहाज से ये वाला जो पॉइंट है बॉन्ड फॉर्मेशन का, ये वाला आ गया सिनेरियो पे। तो इसके हिसाब से बेस करके लिया गया फिर कार्बन को। अब कार्बन का भी इसमें साइंटिस्ट ने स्पेसिफाई कर दिया एक टर्म कि कार्बन हो तो ही नहीं चलेगा, कार्बन के साथ एक और क्राइटेरिया भी चाहिए, वो है कार्बन का 12 आइसोटोप। तो ये जब स्पेसिफाई हो गया, इसको हमने स्पेसिफिक कर दिया, स्टैंडर्ड मान लिया, तो अब 1 एटॉमिक मास यूनिट या फिर AMU को हम डिफाइन कैसे करना शुरू करते हैं? इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि कार्बन 12 का, एक कार्बन 12 एटम का मास जितना भी छोटा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा उसका मास, मासलेस तो वो होगा नहीं। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि उसका मास है x ग्राम, तो फिर यहाँ पे आ गया x ग्राम। अब इसी x ग्राम को हम 12 हिस्सों में बांटेंगे, तो अगर 12 हिस्सों में बांट दिए तो फिर हमारा क्या आएगा? x/12। ये जो वैल्यू आएगा x/12 का, इसी को हम बोलेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब तो वैसे भी इस एटॉमिक मास यूनिट की जगह 1U यूज़ किया जाता है, U फॉर यूनिफाइड मास, तो दोनों में अंतर कुछ ज़्यादा है नहीं, दोनों सिमिलर ही हैं। तो ये था एक एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन, ठीक है। तो इसके बाद वो जो ये जो टर्म मैं बार बार लिख रहा था आइसोटोप, इसको थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। तो अगर आइसोटोप की अगर बात किया जाए तो पहले हमें चाहिए एक अलग सा नॉलेज। नॉलेज क्या है? वो नॉलेज ये है कि अब तक तुम लोगों ने एटलीस्ट सुन तो लिया होगा कि एटम में क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये किसी भी एटम के सेंटर में रहते हैं। ये बातें वैसे अभी तक आई नहीं है, ये स्टैंडर्ड 9 CBSE करिकुलम के चौथे चैप्टर पे है, लेकिन मैं थोड़ा सा एडवांस में इसको ले रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है ये। तो एटम का स्ट्रक्चर जनरली कैसा होता है? जनरली होगा ऐसा कि बीच में ये एटम का जो मास है वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट बीच में ही रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर एटम के न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहेंगे। इस जगह को बाय द वे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल वाला न्यूक्लियस नहीं है, केमिस्ट्री में भी अलग से न्यूक्लियस है एटम के अंदर स्पेशली। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये रहते हैं न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये घूमते हैं बाहर। अब मास की अगर बात किया जाए तो प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, हर एक का मास अलग अलग होगा, लेकिन एक प्रोटॉन का जो मास है ना, वो कम से कम 2000 गुना ज़्यादा होगा एक इलेक्ट्रॉन के मास से। तो इसलिए हम जब ये मास कैलकुलेट करते हैं एटम का, तब हम जनरली इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट नॉर्मली करते नहीं हैं। तो अब जो बात यहाँ पे बोल रहे थे हम बार बार, आइसोटोप। आइसोटोप क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के सेंटर में रहेगा एक ही प्रोटॉन और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगाता रहेगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। लेकिन एक अलग सा केस लेते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन तो है, लेकिन उसके साथ एक न्यूट्रॉन भी है, और बाहर जैसे एक
इलेक्ट्रॉन जैसे उसको चक्कर लगा रहा था वैसे ही वो चक्कर लगा रहा है। तो ये जो हो गया, एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन जब आ गया, तब इसको हम और हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे डॉयटेरियम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। इसका ही एक और एग्जाम्पल है कि अगर जब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन के साथ दो न्यूट्रॉन आ जाते हैं और बाहर जैसे एक इलेक्ट्रॉन था वही चक्कर काटता रहता है, तो जब ऐसा सिनेरियो बनता है तब उसको हम हाइड्रोजन या डॉयटेरियम कुछ भी नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं ट्रिटियम, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल, हर एक के केस में देखो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक ही है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, बाहर इलेक्ट्रॉन भी एक ही है हर एक के केस में। तो मतलब कि इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम ही है, लेकिन जो एटम का मास है वो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन कितने थे? 0। यहाँ पे एक प्रोटॉन आया, फिर उसके साथ एक और न्यूट्रॉन भी आ गया, तो न्यूक्लियस का मास बढ़ गया। यहाँ पे फिर क्या हुआ कि एक प्रोटॉन के साथ दो और न्यूट्रॉन आ गए, तो मतलब इसका न्यूक्लियस का मास और भी ज़्यादा बढ़ गया। वैसे ही कार्बन के केस में हमें नेचुरली 3 आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं C12, जो कि लिया गया है एटॉमिक मास यूनिट के डेफिनेशन में, दूसरा है C13 और तीसरा है C14। हर एक एटम में, हर एक एटम के हर एक न्यूक्लियस में यहाँ पे प्रोटॉन 6 ही रहेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 8। तो ये जो टाइप्स हैं इनको हम बोलते हैं आइसोटोप। ये कार्बन के 3 आइसोटोप हो गए और ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हो गए। तो ये जो कन्फ्यूजन है, जब हम पहले ले रहे थे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के भी वैसे आइसोटोप्स हैं। ऑक्सीजन का 16 है, ऑक्सीजन 17 है और ऑक्सीजन 18 है। ये क्योंकि हमने पहले आइसोटोप को स्पेसिफाई नहीं किया था, तो मतलब कि जब हम ऑक्सीजन बोलते थे तब ये तीनों के तीनों आ जाते थे। तो मतलब अगर तीनों के तीनों आ गए तो तीनों के तीनों के हर एक एटम का न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम नहीं है, तो मतलब कि इसका मास भी सेम नहीं होगा, और इसीलिए साइंटिस्ट को दिक्कत भी हो रहा था। तो इस दिक्कत को हटाने के लिए हमने कार्बन 12 का ये जो आइसोटोप है ये भी मेंशन कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं होगी एटॉमिक मास को लेके या फिर एटॉमिक मास यूनिट को लेके। अगर वैसे कोई दिक्कत है तो मुझे पूछने में कोई दिक्कत तुम्हें होना नहीं चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, चलो बाय।